Synergy Physics, where efforts meet success. हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 2 ऑन इंटीग्रेशन। लास्ट लेक्चर में हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन देख लिया था। इंटीग्रेशन के बहुत सारे फॉर्मूले देख लिए थे। और अगर तुमने इंटीग्रेशन के ऊपर लास्ट लेक्चर के प्रॉब्लम्स अगर थोड़े ध्यान से देखे होगे तो तुम्हें अगर डिफरेंशिएशन अच्छे से आता है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन अच्छा आता है तो इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं जानी चाहिए, राइट? तो मैंने क्या कहा था, अगर हम किसी फंक्शन को स्मॉल एफ ऑफ एक्स, राइट, उसको अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, जैसे हम डिफरेंशिएट में क्या कर रहे थे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे, सिमिलरली हम बोलेंगे कि मैं इस फंक्शन x को मैं x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूं और मुझे मिल रहा है एक कैपिटल f ऑफ x, एक कैपिटल f ऑफ x, सही है? तो ये वाली डेफिनेशन मैंने बोली थी। अगर मैं इस चीज का डिफरेंशिएशन करता हूं, अगर मैं ये कैपिटल f ऑफ x का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे ये स्मॉल f ऑफ x मिलना चाहिए। सो बेसिकली इंटीग्रेशन इज एग्जैक्टली उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, सही है? तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी और इस चीज को अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी। ओके, तो तुमने जब कुछ फंक्शंस को इंटीग्रेट किया था तब देखा था साथ में एक c आता है, c कांस्टेंट, राइट? हमने क्या देखा था, लेट्स से कि अगर मैं कोई ऐसी चीज को इंटीग्रेट करता हूं, अगर इस चीज को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो हमने देखा था कि यहां पे ये इसका इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा, राइट? एक्स स्क्वायर बाई 2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर x प्लस साथ में एक c आया था। ये c क्यों आ रहा था? क्यों? अगर मैं c को 1 डालू, 2 डालू, 3 डालू, कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू डालता हूं, तो अगर मैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे ये वाला फंक्शन मिलना चाहिए। तो c इतना सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर रहा था। बट देखो, अगर मैं c की वैल्यू 1 डालता हूं, अगर मैं c की वैल्यू 1 डालता हूं और c की वैल्यू 3 डालता हूं या c की वैल्यू 4 डालता हूं, तो c के अलग अलग वैल्यूज के लिए मुझे अलग अलग फंक्शंस मिल रहे हैं, राइट? बट हमें कोई एक स्पेसिफिक फंक्शन फाइंड करना होगा ना कि c की भी वैल्यू क्या है, वो चीज हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर तुमने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को अच्छे से देखा होगा तो मैंने बोला था कि हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं, राइट? अगर मुझे कोई बोल दे कि f ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू बोल दो कि अल्फा, f ऑफ अल्फा की वैल्यू कुछ तो भी दी हुई है मुझे, लेट्स से बीटा, तो क्या मैं मेरी c की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? देखो एग्जांपल करते हैं। मुझे अगर कोई बोलता है कि लेट्स से ये मेरा स्मॉल f x था और तो ये मेरा कैपिटल f ऑफ x हो जाएगा ना, कैपिटल f ऑफ x। अगर मुझे कोई बोलता है कि मेरी f ऑफ 0 की वैल्यू 2 थी, f ऑफ 0 की वैल्यू 2 थी, तो क्या इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं क्या? थोड़ा करके देखो। f ऑफ 0 2 है मतलब क्या होता है, हमने फंक्शन की वैल्यू निकालना पड़ा हुआ है ना फंक्शन में। f ऑफ 0 2 मतलब ये मेरा f ऑफ 0 है, राइट? ये f ऑफ x है मेरा, तो f ऑफ 0 क्या हो जाएगा? f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 हो जाएगा मेरा 0 क्यूब बाई 3 प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस c। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन दी गई है, हमें इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि f ऑफ 0 इक्वल्स 2 होता है, तो क्या मैं इस चीज को 2 लिख सकता हूं क्या, राइट? तो क्या मेरी c की वैल्यू 2 आ गई? 2। तो अगर मुझे कोई भी एक अल्फा 0 ले लो, 1 ले लो, 2 ले लो, अगर हमें कोई भी f ऑफ अल्फा की वैल्यू बीटा दी जाएगी तो उसके हेल्प से हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। और अगर c की वैल्यू आ गई तो क्या हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया। जैसे c की वैल्यू 2 आ गई, अब मेरा फंक्शन कांस्टेंट हो गया, अभी ये एक स्पेसिफिक फंक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोई ऐसे जनरलाइज फंक्शन नहीं बता रहा है कि ये प्लस c। ओके, कुछ एग्जांपल देखते हैं, इससे थोड़ी सी और क्लियरिटी आएगी। बस ये चीज क्या चीज के लिए, अगर हमें जो इंटीग्रेटेड जनरल फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू अगर कोई भी एक पॉइंट पे दी हुई होगी, अगर हमें उसकी इंटीग्रेटेड वैल्यू अगर कोई भी एक पॉइंट पे दी हुई होगी तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो जो c आ रहा था साथ में कांस्टेंट, उसकी वैल्यू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरा f ऑफ x है cos x, राइट? और इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx f ऑफ x है, कैपिटल f x है ना, और हमें बोला गया कि मेरी f ऑफ
पाई बाई फोर, एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू आ रही है 0, एफ ऑफ पाई बाई फोर की वैल्यू आ रही है 0। तो इसका इंटीग्रेटेड फंक्शन क्या होगा? तो हमने बोला पहले तो हम इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर लेते हैं। वो क्या आया? वो आया cos x dx। हमें पता है cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी। ओके, हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखो ये मेरा एफ ऑफ एक्स हो गया क्या, ये मेरा कैपिटल एफ ऑफ एक्स हो गया क्या, है ना। हमें इंफॉर्मेशन क्या दी है? एफ ऑफ पाई बाई फोर इक्वल 0। तो एफ ऑफ पाई बाई फोर कितना आएगा बताओ? साइन ऑफ पाई बाई फोर प्लस सी। हमें ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 0। तो सी की वैल्यू माइनस साइन पाई बाय 4 हो गई क्या? और साइन पाई बाय 4 कितना होता है? 1/√2। तो सी की वैल्यू हो गई -1/√2। तो क्या हमें अभी सी की वैल्यू पता चल गई क्या? तो इस फंक्शन में डाल दो। तो मैं बोलूंगा मेरा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन आ रहा है वो आएगा साइन एक्स -1/√2। अब मुझे हर बार सी लिखने की जरूरत नहीं है, अब मुझे सी की वैल्यू पता चल गई है। तो सिमिलरली अगर मुझे कोई भी एक जनरल पॉइंट पे फंक्शन की जो इंटीग्रेटेड फंक्शन है उसकी वैल्यू पता होगी तो मैं सी की वैल्यू डिटरमाइन कर सकता हूं, राइट। इजी है इमेजिन करना, कोई डिफिकल्ट नहीं है ना। ओके, और एक एग्जांपल देख ले क्या? चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं। बस हमें क्या होना चाहिए? जो इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन आ रहा है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, उसकी वैल्यू कोई भी एक पॉइंट पे दे दो, उसकी वैल्यू कोई भी एक पॉइंट पे दे दो, मैं मेरा फंक्शन की सी जो कांस्टेंट है वो डिटरमाइन कर सकता हूं। जैसे हमें बोला गया कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स है 3x² प्लस 2x प्लस 1, राइट। और हमें बोला गया जो तुम्हारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ रहा है उसमें एफ ऑफ 1 है मेरा 3, तो एफ ऑफ एक्स डिटरमाइन करो, एफ ऑफ एक्स। ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या है? जो इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन आएगा दैट इज माय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। ओके, तो मैं बोल रहा हूं चलो स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं। तो क्या आ रहा है? स्मॉल एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट करने के बाद देखो क्या ऐसा आ रहा है क्या? x³ प्लस x² प्लस x प्लस c, राइट। ओके, दिस इज माय कैपिटल एफ ऑफ एक्स। और हमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है? क्या हमें कैपिटल एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है क्या? माय एफ ऑफ 1 इज 3। तो एफ ऑफ 1 कितना हो गया मेरा? देखो 1 + 1 + 1 + c = 3। तो यहां से c की वैल्यू कितनी आ रही है? यहां से आ रही है c की वैल्यू 0, मतलब मेरा कांस्टेंट 0 हो गया। तो अल्टीमेटली मेरा जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स फंक्शन होगा वो क्या हो गया? x³ प्लस x² प्लस x। यहां पे कोई कांस्टेंट है ही नहीं, क्यों? कांस्टेंट 0 हो गया। ये 0 कैसे आया? इस इंफॉर्मेशन के ऊपर आया, राइट। अगर मैं इसी चीज को एफ ऑफ 1 को 2 लिख देता तो मेरा c -1 आ जाता, राइट। तो मैटर करता है कि जो इंटीग्रेटेड फंक्शन आ रहा है उसकी वैल्यू कौन से पॉइंट पे क्या दी हुई है, राइट। उससे हम कांस्टेंट की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। इजी है, नथिंग चैलेंजिंग। ओके, कूल। चलो अब देखते हैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन, है ना। डेफिनाइट इंटीग्रेशन, क्या हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन देखा था क्या लास्ट लेक्चर में, है ना? डेफिनाइट इंटीग्रेशन। चलो मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, है ना। हम फिजिक्स में सिर्फ डेफिनाइट इंटीग्रेशन ही यूज करेंगे, इंडेफिनाइट का भी यूज ही नहीं करेंगे। तो आप बोलोगे सर पढ़ाया क्यों? फिर अभी हम देखेंगे, है ना। अगर तुम्हें डेफिनाइट इंटीग्रेशन आना है तो उससे पहले तुम्हें इंडेफिनाइट का नॉलेज होना चाहिए। बेसिकली इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन इज अ बेस फॉर डेफिनाइट इंटीग्रेशन। ओके, देखो पहले कुछ सिंबल्स बता देता हूं, मैं मीनिंग बताऊंगा, पर देख लो कि डेफिनाइट इंटीग्रेशन के सिंबल्स क्या होते हैं, नोटेशंस क्या होते हैं, है ना। एक एक चीज का मैं मीनिंग बताऊंगा, सबसे पहला कि जो अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता था, राइट, जो अपना इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन होता था उसमें यहां पे कुछ वैल्यूज नहीं आती थी, बट डेफिनाइट इंटीग्रेशन में यहां पे कुछ वैल्यूज आई, यहां पे, और हम इसको ऐसा लिखना प्रेफर करेंगे। अभी मैं बताता हूं ये क्या होता है ना। देखो जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे dy/dx,
तो हम बोलते थे कि हम डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट कर सकते हैं, राइट। डिफरेंशिएशन मतलब टैंजेंट एट अ पॉइंट निकालते थे, स्लोप एट अ पॉइंट निकालते थे, बट इंटीग्रेशन में हम एट अ पॉइंट की बात नहीं करेंगे, हम इंटीग्रेशन में एक इंटरवल की बात करेंगे। देखो इसको रीड कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन इंटरवल ऑफ ए टू बी। ये क्या बोलेंगे, इंटरवल ऑफ ए टू बी। बेसिकली मैं नंबर लाइन पे मान लो ये नंबर लाइन है मेरी, है ना, देखो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये मेरा a यहां पे कहीं तो लाई कर रहा है, ये मेरा b यहां पे कहीं तो लाई कर रहा है, तो मैं फंक्शन को इन वैल्यूज ऑफ x पे इंटीग्रेट करना चाहता हूं। बेसिकली ये क्या है, x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। एग्जाम्पल देखेंगे और समझ में आएगा, राइट। और हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू आएगी क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए। समझ रहे हो, बस ऐसे लिखते क्या होता है, जो ऊपर वाला है वो पहले आएगा, जो नीचे वाला है वो बाद में आएगा। समझ में आ रहा है, वेयर एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इंटीग्रेटेड फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। मतलब बेसिकली एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स को मैं इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे कैपिटल एफ ऑफ एक्स मिलेगा। और मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस फंक्शन को कोई इंटरवल पे ये करना चाहता हूं, इंटीग्रेट करना चाहता हूं, अगर मैं इस फंक्शन को कोई इंटरवल पे इंटीग्रेट करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा, मैं इंटीग्रल के, इनको बोलते हैं हम लिमिट्स, है ना, लिमिट्स, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, अपर लिमिट, है ना, इनको बोलते हैं लिमिट्स। नेमिंग पे ज्यादा ध्यान मत दो, काम पे ध्यान दो, राइट। हम क्या करेंगे, अगर इस फंक्शन को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो अगर मैं इसमें लिमिट्स डाल देता हूं तो मैं क्या करूंगा, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ ए, वेयर बी इज अपर लिमिट, ए इज लोअर लिमिट। अभी बस फॉर्मूला देख लो, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, थोड़ा सा कंफर्ट बढ़ेगा, राइट। समझ में आ रहा है, हम क्या करेंगे, जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है वो एक इंटरवल पे होता है, इंटरवल, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक, एक्स की वैल्यू ए से लेकर बी तक मैं इस चीज का इंटीग्रेशन करना चाहता हूं। ओके, एग्जांपल देखते कि ये एग्जैक्टली कहता क्या है ना। बस ये चीज याद रखना कि जो डेफिनाइट इंटीग्रेशन होता है वो एक इंटरवल पे होता है ना। इसका डेफिनाइट इंटीग्रेशन ऑन अ पॉइंट, उसका भी मैं बताऊंगा, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बताऊंगा, बट फिजिक्स में हमें यूज इसी चीज का आएगा कि हम इंटरवल पे इसका इंटीग्रेशन करना प्रेफर करेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या हो गया, ए टू बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स कितना आया, कैपिटल एफ ऑफ बी माइनस कैपिटल एफ ऑफ बी। जो इंटीग्रेटेड फंक्शन आ रहा है उसमें मैं अपर लिमिट डालूंगा और लोअर लिमिट डालूंगा। ओके, चलो करके देखते हैं। मुझे पूछा गया कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1 to 2 x dx। हमने बोला ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन से इसका कैपिटल एफ ऑफ एक्स निकालेंगे। तो मैं बोलूंगा इसका आएगा एक्स स्क्वेयर प्लस सी, और मुझे इंटीग्रेट करना है 1 से 2 के ऊपर। नोटेशंस पे ध्यान दो, क्या किया, जो लोअर लिमिट था मैंने यहां पे लिख दिया, अपर लिमिट था यहां पे लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, पहले इसमें डालना है 2, एफ ऑफ 2 निकालना पड़ेगा ना मुझे, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो 2 डालूंगा तो कितना आएगा, 2 स्क्वेयर प्लस सी माइनस, फिर मुझे डालना पड़ेगा 1 स्क्वेयर प्लस सी। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 4, देखो सी सी तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 कितना आया 3। तो मैं बोलूंगा कि इस चीज की वैल्यू x dx, अगर मैं x को 1 से 2 के ऊपर इंटीग्रेट करता हूं, x इक्वल्स 1 to x इक्वल्स 2, इसके ऊपर इंटीग्रेट करता हूं तो मुझे वैल्यू मिलती है 3। तो हमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन में कोई फंक्शन ऑफ x नहीं मिलने वाला है, हमें कोई फंक्शन नहीं मिलने वाला है, हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू मिलने वाली। जैसे डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट पे, डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट की कुछ वैल्यू होती थी ना, स्लोप की वैल्यू, राइट, -1 -2 +4। सिमिलरली डेफिनाइट इंटीग्रेशन हम एक इंटरवल पे करेंगे और वो इंटरवल हमें कोई एक वैल्यू प्रोड्यूस करके देगा। ओके, सही है। तुम एक एग्जांपल करना चाहोगे क्या? एग्जाम्पल देखोगे बहुत अच्छे से क्लियरिटी आती है इस चीज की, है ना। बस नोटेशंस देखो, हम डेफिनाइट इंटीग्रेशन एक इंटरवल पे करते हैं, हमारे पास एक लोअर लिमिट होती है, एक अपर लिमिट होती है। जो भी इंटीग्रेशन के बाद फंक्शन आने वाला है हम उसमें अपर लिमिट डालेंगे माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, और जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी हम बोलेंगे कि वो वैल्यू है इस इंटीग्रेशन की, इस लिमिट्स के ऊपर। ओके, चलो तुम मुझे बताओ
कि 2-3 एग्जाम्पल दे देता हूँ, है ना। ये कर रहा हूँ मैं 0 से π/2 तक, ठीक। फिर मैंने किया x² का इंटीग्रेशन 0 से 1 तक। फिर मैंने किया इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x 1 से 3 तक। चलो मुझे करके बताओ ये क्या होगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला, और इस पे अप्लाई करने की कोशिश करो, ठीक है। मैं इंक डाल जाता हूँ। ओके, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि तुमने बोर्ड पे इन क्वेश्चंस को लाइक जो लिखे हुए हैं उनको पॉज करके एक बार खुद से ट्राई किया करो। डिफिकल्ट नहीं है बट देखते हैं, है ना। क्या cos x का में इंटीग्रेशन आता है क्या? cos x का, तो cos x का क्या इंटीग्रेशन में sin x + c लिख सकता हूँ। और लिमिट्स क्या है? लिमिट्स 0 से π/2। अगर तुम लिमिट डालोगे तो मैं देखूंगा, ये देखो sin π/2 + c माइनस sin 0 + c। क्या मैं हर बार कह सकता हूं क्या जो मेरा c है, c देखो c एनीवेज यहां पे भी देखो f(b) के साथ कोई c आने वाला है और f(a) के साथ सेम c आने वाला है, वहां पे तो x की वैल्यू कोई पुट नहीं होती, तो ये c दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा क्या। तो अगर मैं c लिखूं या ना लिखूं उससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? अल्टीमेट मेरे इंटीग्रेशन की वैल्यू पे नहीं पड़ रहा है, राइट। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी वैल्यू सीधा मैं sin π/2 माइनस sin 0 लिख सकता हूं ना। क्यों? c तो एनीवेज कैंसिल होने वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये 1 आएगा क्या? 1। तो मैं बोलूंगा इस फंक्शन cos x का अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा 0 से π/2 तक तो मुझे 1 ये वैल्यू मिलेगी, राइट। तो डेफिनाइट इंटीग्रेशन हमें एक वैल्यू लाके देता है, कोई फंक्शन नहीं देता x का, बट इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन हमें एक फंक्शन देगा x का। ओके, अच्छा देखो x = 0 से x = 1 करके देखो, x² dx तो कितना आएगा? क्या मैं ऐसे लिख दूं क्या? x³ / 3। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स 0 से 1 तक। लिमिट्स क्या है? 0 से 1 तक। तो कितना आएगा मेरा? 1³ / 3 - 0³ / 3, तो इसकी वैल्यू आ गई 1/3। तुम c लिख के ट्राई करो और देखो कि ये c कैंसिल होता है कि नहीं होता है। c कैंसिल हो जाएगा ना। तुम एक बार खुद से ट्राई करो, देखो यहाँ पर x³ / 3 + c लिख के देखो, ये 1³ / 3 + c आएगा माइनस 0³ / 3 + c, दोनों तरफ से c कैंसिल हो सकता है। तो मेरे इंटीग्रेशन की अल्टीमेट वैल्यू पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं c लिखूं या ना लिखूं। ओके, ये देखो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या होगा? इस चीज का देखो, इसका ex का इंटीग्रेशन होता है ex, ये हो जाएगा 1 से 3 तक, तो इस चीज का मैं इंटीग्रेशन ऐसा लिख सकते हो क्या? e3 - e1। बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डाल देना। ओके, सही है, कूल। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलो कुछ एग्जांपल देखने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख लेंगे। एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते, देखो इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये फिजिक्स में बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैथ्स वाले स्टूडेंट्स है ना, इनको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यार नीट वाले तुम क्यों पीछे रहो, है ना। तुम्हारे पास तो अभी प्रशांत सर है, वो तो इंटीग्रेशन पढ़ा रहे हैं ना, तो अच्छे से ही पढ़ा देता हूँ मैं। जो मैथ्स वाले जितने लेवल का पढ़ने वाले उसका कम से कम 50% तो अपन क्लास में पढ़ सकते हैं, राइट। जितना फिजिक्स में यूज का है उतना तो तुम्हें आ गया है ना इंटीग्रेशन। ओके, जितना तुम्हें फिजिक्स में यूज का है उतना तो आ गया, बस अभी एक एरिया अंडर कर्व जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं कवर करूंगा उस चीज के ऊपर बात करेंगे। बट देख लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं इंटीग्रेशन के, राइट। अच्छा, अगर मुझे कोई ऐसे बोलता है f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन b to c f(x) dx, तो क्या मैं इस चीज को अल्टीमेटली ऐसे लिख सकता हूं क्या? देखो क्या किया मैंने, a से b तक लिया, फिर मैंने बोला b से c तक। देखो ये दो चीजें मैच करनी चाहिए, है ना, ये दो चीजें मैच करनी चाहिए। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? इसका प्रूफ बताता हूं मैं। देखो इस चीज का इंटीग्रेशन क्या आएगा? इस चीज का इंटीग्रेशन आएगा f(a) माइनस f(b) माइनस f(a), राइट। फिर मैंने प्लस क्या किया है? प्लस मैंने किया है f(c) माइनस f(b). तो अल्टीमेटली देखो ये f(b) और ये f(b) कैंसिल हो रहा है कि ये प्लस है माइनस है, तो मेरे पास बचा क्या है? f(c) माइनस f(a), f(c) माइनस f(a). क्या ये चीज है क्या? देखो है ना। तो प्रॉपर्टी समझ में आ रही है। अगर मैं एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक इंटीग्रेट करता हूं, प्लस जो दूसरे वाले की पहले वाले की अपर लिमिट थी, राइट, जो ऊपर वाली वैल्यू थी उसको मैं यहां पे डाल के अगर कोई सी वैल्यू तक जाता हूं तो मैं इन दोनों वैल्यूज को हटा के इस फंक्शन को जोड़ के सीधा ए से सी लिख सकता हूं।
फिजिक्स में इसका यूज नहीं आएगा, बस मैथ्स वालों के लिए मैं बता रहा हूं। ओके, सही है, इजी है में इमेजिन करना। देखो यहां पे प्रूफ भी बता दिया मैंने, सही है। ओके, याद रखना प्रॉपर्टी को। ओके, अब तुम थोड़ा सा सोच के देखो, अगर मैं ये लिमिट्स को उल्टा कर दूं तो, अगर ए से बी जा रहे हो, मैं उसको बी से ए कर दूं तो, थोड़ा सोच के देखो क्या होगा। फॉर्मूला लिख के देखना है ना। अगर मैं ए से बी जा रहा था, राइट, अब मैंने क्या कर दिया, इस चीज को बी से ए कर दिया, तो मेरी इंटीग्रेशन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटीग्रेशन की वैल्यू पे क्या फर्क पड़ेगा? चलो इसको लिख के देखते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी। अच्छा, अगर मैं इस चीज को -1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा क्या? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए हो जाएगा। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, अगर मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स को उल्टा कर देता हूं, इंटीग्रेशन का अगर लिमिट्स को मैं एक्सचेंज कर देता हूं तो मुझे -1 टाइम फंक्शन मिल जाएगा। सो बेसिकली ये क्या है? माइनस ऑफ दिस फंक्शन, राइट। तो अगर मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स को उल्टा कर दूं, अगर मैं इंटीग्रेशन के लिमिट्स को उल्टा कर दूं तो मुझे माइनस ऑफ वो पिछला वाला जो इंटीग्रेशन, ये जो वैल्यू देने वाला था उसका -1 मिल जाएगा। ओके, सही है। देखो इसको ऐसे सोच सकते हैं, प्रूफ भी है ना तुम्हारे पास। अच्छा, ओके, इंटीग्रेशन एट अ पॉइंट करके देखते हैं। कि तुमने बोला सर ठीक है, हमने डिफरेंशिएशन एट अ पॉइंट देखा था, हम एक बार देखना चाहते हैं कि अगर मैं कोई एक पॉइंट पे x इक्वल्स ए पे इंटीग्रेट करता हूं, सिर्फ मतलब लिमिट जाएगी मेरी a से a तक, मैं हिलूंगा ही नहीं पॉइंट से। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, अगर तुम a से b इंटीग्रेट कर रहे हो, राइट, a से b इंटीग्रेट कर रहे हो, तो मैं बोलूंगा कि ये a हो b हो, मैं फंक्शन को इस इंटरवल पे इंटीग्रेट करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं दोनों लिमिट्स को a डालूंगा तो मेरा दूसरा भी यही आ जाएगा ना, राइट। तो बेसिकली मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूँ, कौन से? x इक्वल्स a। अगर मैं इस पे कोई फंक्शन का इंटीग्रेशन करता हूँ कोई भी एक पॉइंट पे, तो उसकी वैल्यू क्या आती है बताओ? करके देखो क्या आएगा? एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए। अरे भैया ये तो 0 आ गया। मैं बाद में इसका ग्राफ पे भी तुम्हें फील दिलाऊंगा कि ये 0 क्यों होता है। अभी देखो फॉर्मूले से 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मैं कोई भी फंक्शन का किसी पॉइंट पे इंटीग्रेशन करता हूं, मैं हिलता ही नहीं हूं, सिर्फ पॉइंट पे, देखो इंटरवल पे इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इसकी वैल्यू इंटरवल पे ले रहा हूं तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, बट कोई पॉइंट पे इंटीग्रेट करता हूं तो उसकी वैल्यू डेफिनेटली 0 आएगी, राइट। तो याद रखना, अगर मैं कोई पॉइंट पे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करता हूं तो आई एम गोइंग टू गेट अ 0 वैल्यू। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फिर। इंटीग्रेशन इंपॉर्टेंट है ना, आएगा बहुत सारी जगह पे आएगा। जब हमें फील्ड्स निकालने होंगे, जब हमें सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, जब हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होगा, तब इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी। बस याद रखना कि तुम्हें लिमिट्स पहचानने आने चाहिए। यहां पे कौन सी वैल्यू जाएगी, यहां पे कौन सी वैल्यू जाएगी, वो आएगी फिजिक्स की फील्ड से। फिजिक्स की फील्ड से जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे ना कुछ फंक्शंस, कुछ चीजें पढ़ेंगे, तब तुम्हें फील आनी चाहिए कि पहला लिमिट क्या जाएगा और दूसरा लिमिट क्या जाएगा। तो वो मैं दिला दूंगा। बस अभी तो फॉर्मूले पे फोकस कर लो कि ये ऐसी कोई भी चीज़ दी जाएगी तो हम इसका इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन करेंगे और उसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऐसा डाल देंगे। कुछ एग्जांपल दे दूं क्या? खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है ना। ओके, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। अच्छा, मुझे इस फंक्शन का बता दो थोड़ा, 0 से π/2 तक sin x प्लस cos x dx, इस चीज़ की वैल्यू क्या आएगी? मैंने बोला ना डेफिनेट इंटीग्रेशन हमें कोई फंक्शन नहीं देगा x का, हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू लाके देगा। ओके, सही है। बताओ इसकी क्या आ रही है, वैल्यू क्या आ रही है ना। ओके, अच्छा और एक दे देता हूँ, क्या दूँ, ठीक है, x2x³ x² ले लो यार, है ना। चलो 2x प्लस 3x² प्लस e⁻x प्लस sec x tan x, sec x tan x बता दो यार। बस इतना ही फंक्शन लिख दो, है ना, dx। और लिमिट्स क्या दूँ? लिमिट्स में देता हूँ तुम्हें 0 से +5 तक, 0 से +5 तक करके बताओ क्या आएगा। ये वाला हो गया क्या? ये वाला कैसे करेंगे? sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x
cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो हमें लाना है 0 से π/2 तक। ओके, अगर इस फंक्शन में π/2 लाता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, तो 1 मिलेगा क्या? 1। बस इस फंक्शन में मैंने π/2 डाला। अब माइनस मुझे इस फंक्शन में 0 डालना है। 0 डालूंगा तो क्या मिलेगा? देखो, जो माइनस cos x था वो -1 हो जाएगा क्या? क्योंकि cos 0 1 होता है और sin 0 0 होता है। तो ऐसा कुछ मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1 माइनस माइनस प्लस 2 वैल्यू आएगी क्या? 2। करके देखो, ये प्लस माइनस में कंफ्यूज मत होना है ना, कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, बट कंफ्यूज मत होना, बस देखते जाओ। ओके, अच्छा इसका क्या आएगा? इसका करके देखो, 0 से 5 तक इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? इसका इंटीग्रेशन आएगा x² प्लस x³ प्लस e⁻x। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स 0 से 5 तक पूछिए। ओके भैया, पहले हम 5 डालेंगे। 5 डालेंगे तो क्या आएगा? 5² प्लस 5³ प्लस e⁻5 माइनस, अब मुझे 0 डालना है। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, e की पावर 0 होता है 1, e की पावर 0 होता है 1, इसको 1 भी लिख सकते हैं, राइट? तो कितना आया? देखो 5² 25 प्लस 5³ 125, 25 प्लस 125 150, so basically I am getting 150 minus 1, right? So 149 प्लस e⁻5, ऐसा कुछ आंसर आएगा क्या? ओके, इजी स्टफ है ना? नोट डाउन कर लो। चलो, आई होप तुमने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना? अच्छा, फिजिक्स में इसका कहाँ पे यूज आएगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम देखेंगे, फिर हम एरिया अंडर कर्व पे जंप कर लेते हैं। ठीक, डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बस समझो इंटीग्रेशन इज उल्टा प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। डेफिनाइट इंटीग्रल में हमारे पास कुछ लिमिट्स आते हैं, हम कोई एक इंटरवल पे, राइट, कोई एक इंटरवल a से b के ऊपर हम इंटीग्रेशन करना प्रेफर करते हैं। ओके, जैसे हमें बोला जाएगा कि तुमने डिफरेंशिएशन के टाइम पे देखा था कि जो मेरा एक्सेलरेशन होता है वो होता है dv/dt। ओके, तो क्या मैं इसी चीज को ऐसा लिख सकता हूं क्या? dv इक्वल्स adt लिख सकता हूं ना? अब दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का सिंबल लगा दो। मतलब देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है? इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है ना? तो यहां पे जो लिमिट्स डालूंगा दोनों साइड पे सेम लिमिट्स आनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर मैं 0 से v तक इसको इंटीग्रेट कर दूं और 0 से t तक इसको इंटीग्रेट कर दूं, मतलब जब मेरा t इक्वल 0 था तब मेरी v 0 थी, जब मेरा t था तब v था। ओके, अब देखो जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मुझे एक्सेलरेशन दिया हुआ है समथिंग t² प्लस t प्लस 1। क्या अब हम वेलोसिटी का फंक्शन निकाल सकते हैं क्या? अगर अभी समझ में नहीं आता लोड मत लो, हम काइनेमेटिक्स में इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बस अभी इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे ध्यान देना। जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? देखो, कोई मैंने लिमिट्स लगाए हुए ना, मैं इसकी फील दिला दूंगा। कब? काइनेमेटिक्स में इसकी फील दिलाऊंगा। अभी बस देख लो, तो ये क्या आएगा? देखो, इसका इंटीग्रेशन dx का x होता है तो dv का v हो जाएगा, तो v -0। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐसा आया क्या? v -0। लिमिट्स डालने के बाद की बात कर रहा हूं मैं। राइट हैंड साइड में क्या आएगा? राइट हैंड साइड में एक्सेलरेशन दिया हुआ है मुझे, एक्सेलरेशन का फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ टाइम, राइट? तो इसको इंटीग्रेट करके बताओ मुझे क्या आएगा? ये आएगा देखो, t³/3 t²/2 प्लस t प्लस c। बट हमने देखा हुआ है ना कि जब हमें कोई लिमिट्स दिए जाते हैं तब हमें प्लस c लिखने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या? और तुम ऑब्जर्व करो, जब मैं 0 को डालूंगा सब पूरी क्वांटिटी 0 होंगी, जब मैं t को डालूंगा t हो जाएगी। तो ये आ गया मेरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो जब हमें एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा, राइट, जब एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा तो क्या मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल सकता हूं? पहले हमने क्या देखा था? हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दी जाती थी और हम बोलते थे जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा मेरा d/dt ऑफ दिस फंक्शन, राइट? बट अब मैं क्या करूंगा? मुझे एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा और मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूं एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिजिक्स में इसका ऐसा यूज आएगा। तो इसी फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूं, राइट? सो दिस इज बेसिकली माय वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। जो हमारा वर्क डन होता है ना, वर्क डन, उसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे इंटीग्रल f.s S1 to S2। क्या पढ़ेंगे?
वर्क डन नाम सुना हुआ ना, तो हम बोलेंगे जो हमारा वर्क डन होता है, वर्क डन वो होता है इंटीग्रल a टू b f डॉट ds। ठीक है, मान लो अभी फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही डायरेक्शन में लग रहे, तो मैं तुम्हें बोलता हूं अगर मेरा फोर्स लग रहा है 2x² प्लस 3x और मैं मूव करता हूं x इक्वल्स 2 से x इक्वल्स 4 तक, तो मुझे बताओ इस फोर्स ने कितना वर्क किया। तो हमारे पास वर्क का फॉर्मूला क्या है, वर्क का इंटीग्रेशन a टू b f dx। देखो ds की जगह dx लिखा हुआ है, फोर्स डॉट, देखो अगर दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो इनका सीधा मल्टीप्लिकेशन नहीं होता क्या, हो जाता है ना, राइट। तो क्या मैं इसको f डॉट dx लिख सकता हूं, वेक्टर्स अच्छे से पढ़ना, मैंने बोला था है ना, x इक्वल 2 से x इक्वल्स 4 तक, तो ये कितना आया, फंक्शन ऑफ फोर्स कितना है मेरा 2x² प्लस 3x dx। अब इस इंटीग्रेशन की जो भी वैल्यू आएगी हम बोलेंगे मेरा वर्क डन उतना है, राइट। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे जब वर्क एनर्जी पावर, अभी बस देख लो कि इसका यूज कैसे आ रहा है ना। तो ये कितना आएगा देखो 2x³/3 प्लस 3x²/2। अब इसमें डाल दो, एक बार 4 डाल देना, एक बार 2 डाल देना, और जो भी वैल्यू आ रही है मैं बोलूंगा वो मेरा वर्क डन है। ओके, इजी स्टफ है ना, तो इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं जानी चाहिए। बस डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक लिमिट्स वाला पार्ट आ गया है ना, बस देखना कि हम इंटीग्रेशन अगर कुछ इंटरवल के ऊपर कर रहे हैं, इंटरवल कैसा a से b तक का इंटीग्रेशन, तो हम बोलेंगे वो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है। चलो अभी देखते हैं एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व ये लास्ट टॉपिक होगा अपने इंटीग्रेशन का, एरिया अंडर कर्व। अब थोड़ा सा हम ग्राफ के ऊपर देखेंगे कि इंटीग्रेशन क्या बोलता है। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के लिए क्या देखा था ग्राफ के ऊपर, कि अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है, अगर इस पॉइंट पे मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो बेसिकली ये मेरा टैंजेंट का स्लोप बताता है, राइट। कोई पॉइंट पे अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे उस टैंजेंट का स्लोप बताता है डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या बताता है, चलो उसके फॉर्मूले से देखते हैं थोड़ा सा, है ना। मुझे कोई तो भी रैंडम ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, मान लो कोई तो भी ऐसा ग्राफ दिया है ना, ऐसा, और ये ग्राफ है मेरा y इक्वल्स एफ एक्स का। ये ग्राफ क्या चीज का है, y इक्वल्स एफ एक्स का। ओके, हमारा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या देता है हमें, a से b तक f ऑफ x dx। ठीक है, तो क्या पहले मैं a और b मार्क कर लूं क्या, ये मेरा a हो गया, ये मेरा b हो गया, तो मैंने a और b मार्क कर लिया। मतलब मैं x में यहां से यहां तक मूव करना चाहता हूं। ओके, हमें क्या बोला हुआ है, इंटीग्रेशन f ऑफ x dx। क्या ये ग्राफ मेरा f ऑफ x बताता है क्या कि यहां पे अगर मैं ये वाला x डालूंगा तो मेरी f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, यहां पे अगर मैं x डालूंगा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं यहां पे x डालूंगा तो मुझे f ऑफ x की वैल्यू आएगी। तो ये जो पॉइंट्स है, ये सब जो पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो कर्व बन रहा है, वो पॉइंट्स मुझे बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे f ऑफ x की वैल्यू क्या है, राइट। ये पॉइंट मुझे क्या बताता है कि यहां पे f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसमें इतना x डालूंगा। ओके, क्या हमें पता है क्या dx एक बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, dx एक बहुत छोटी क्वांटिटी है। तो मैं क्या बोलता हूं, देखो ये कोई रैंडम x पे मैंने ऐसा dx एक एलिमेंट ले लिया, dx बहुत छोटा है ना, ये बहुत 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 छोटा है। dx क्या होता है, बहुत छोटा x का डिफरेंस, राइट। ओके, अब तुम मुझे बताओ क्या ये चीज मुझे f ऑफ x बताती है कि f ऑफ x, राइट। तो इसकी जो हाइट वो मुझे बता रही है कि ये f ऑफ x कितना है। ये x पे है ना, ये x है, यहाँ पे कोई एक x है, मैंने वहां पे एक छोटा सा dx एलिमेंट ले लिया। dx क्या होता है, बहुत छोटा सा एलिमेंट होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इसकी जो हाइट है वो मुझे बता रही है f ऑफ x कितना है, इस पॉइंट पे f ऑफ x कितना है। ओके, ये dx क्या बताएगा, dx लेंथ बताएगा। अगर मैं f ऑफ x इंटू dx कर दूं तो क्या मैं कह सकता हूं, क्या ये देखो एक मेरा छोटा सा रेक्टेंगल तैयार हो रहा है। रेक्टेंगल क्या है, ये f ऑफ x, हाइट f ऑफ x है, राइट। ये पूरा हाइट है f ऑफ x की, जो भी वैल्यू आएगी वो, और ये लेंथ कितनी है, मैंने बोला लेंथ अपन ने dx अज्यूम की।
अगर मैं बहुत 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 छोटा लेता हूं तो क्या ये कर्व होगा क्या? अगर तुम कोई कर्व को, है ना, इस कर्व को अगर इसको 1000x जूम करोगे, मतलब इस पे 1000x चले जाओगे, तो क्या तुम्हें ये कर्व लगेगा या एक फ्लैट लगेगा? फ्लैट ही लगेगा ना। इसको ऐसे समझो, देखो अर्थ राइट, अर्थ एक गोल है कि नहीं है? गोल है। लेकिन अर्थ पे अगर मैं अभी यहां पे खड़ा हूं और मैं फ्लोर को देखता हूं तो मुझे वो फ्लैट लगता है कि नहीं लगता? क्यों? मैंने अर्थ का बहुत 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 छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है। सिमिलरली मैंने इस कर्व का बहुत छोटा पोर्शन लिया, तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि ये ऐसा फ्लैट है बोल के? राइट, तो मैं इसको अप्रोक्सीमेट कर सकता हूं कि ये फ्लैट कर्व है बोल के। ओके, तो fx इंटू डी एक्स इस रेक्टेंगल का क्या दे रहा है वो सोचो जरा। fx इंटू डी एक्स मुझे देता है इस रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया, राइट। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली, वो हमें दे रही एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। अब मैंने क्या किया, पहले मैंने x को a पे रखा और फिर मैं dx को बढ़ाते गया और मैंने x को b तक लेके चले गया। तो ये जो चीज हमें देने वाली है, ये जो चीज हमें देने वाली है, वो हमें देगा एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व बिटवीन x इक्वल्स a टू x इक्वल्स b। अब इसको ग्राफ में देखो, देखो x इक्वल्स a मेरा ऐसा था क्या, x इक्वल्स b मेरा ऐसा था क्या, राइट। तो बेसिकली वो जो चीज है ना, ये इंटीग्रेशन मुझे ये वाली चीज दे रहा है। ये जितना भी एरिया होगा मुझे वो वैल्यू बताएगा कि मेरी ये जो चीज है, ये x इक्वल्स a से लेकर x इक्वल्स b जो शेड किया है मैंने, है ना, वो चीज है मेरा इस इंटीग्रेशन की वैल्यू। तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या देता है? इंटीग्रेशन हमें देता है, अगर इंटीग्रेशन कुछ दो पॉइंट्स के बीच में दे रहा है तो दो पॉइंट्स के बीच में मेरा कर्व कितना एरिया स्वैप कर रहा है विथ एक्स एक्सिस, विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ ये कर्व कितना एरिया शेड कर रहा है। ओके, थोड़ी अच्छी सी डायग्राम बनाता हूं मैं, ठीक। बस ये चीजें मैंने फील के लिए दी थी। अगर ये समझ में नहीं आता है fx dx मल्टीप्लिकेशन करके रेक्टेंगल कैसे बन रहा है, भूल जाओ। जिसको समझ में आ रहा है ठीक है, जिसको नहीं आ रहा है उसका कुछ लोड नहीं है। हमें अल्टीमेटली इसके रिजल्ट्स के साथ कंसर्न करना है कि ये हमें देता क्या है ना। ये क्या देता है हमें? एरिया अंडर, एक सेकंड में इंक डाल के आया है ना। ओके, तो ये चीज हमें क्या देती है? ये चीज हमें देती है, अगर मैं कोई ऐसा कर्व बनाता हूं, अगर मेरे पास कोई भी ऐसा रैंडम कर्व आता है, अगर मैं ए से बीच, ए और बी के ऊपर ऐसा कुछ लिमिट डाल देता हूं, दिस इज माई एक्स इक्वल्स ए, दिस इज माई एक्स इक्वल्स बी, तो ये चीज मुझे बताएगी कि ये एरिया कितना है, ये एरिया। तो हमें डेफिनाइट इंटीग्रेशन क्या देता है? अगर हमें दो लिमिट्स के बीच में दे रहा है तो ये ग्राफ एक्स के साथ कितना एरिया बना रहा है। ओके, कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्विकली करते हैं ना, ठीक है। तुम्हें मैं विद प्रूफ बताऊंगा, देखना है ना। देखो, कोई एक स्ट्रेट लाइन दी है, स्ट्रेट लाइन मान ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन दिया है और ये जा रहा है y इक्वल्स 5 से, y इक्वल्स 5। तो इस फंक्शन का इक्वेशन क्या हो गया? अगर y इक्वल्स 5 से जा रहा है तो मैं कैसे कह सकता हूं कि y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 5। फंक्शन हमेशा वैल्यू ले रहा है 5, हमेशा वैल्यू ले रहा है 5। अगर मैंने तुम्हें पूछा कि मुझे इस चीज की वैल्यू बता कि x इक्वल्स 2 से x इक्वल्स 5, ओके एक्स इक्वल 7 ले लो, अब 3 ले लो, चलो 3 ले लो, कि इसके बीच में मुझे इस चीज की वैल्यू निकालो। 2 से 3 जा रहे हैं ना, 2 से 3 के बीच में एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालो, एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू निकालो। पहले हम क्या करते हैं? पहले न्यूमेरिकल मेथड से निकालते हैं, फिर देखते हैं कि हमारा ग्राफिकल मेथड का जो रिजल्ट आ रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके, मैंने क्या बोला? इसका इंटीग्रेशन करने का आता है क्या अपने को? देखो आता है ना, ये आएगा 5 dx, ये कितना आएगा? 2 से 3। करके देखो क्या इसकी वैल्यू 5 आ रही है क्या? करके देखना है ना, क्या इसकी वैल्यू 5 आ रही है क्या? न्यूमेरिकली करना आता है यार। देखो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 5x, पहले मैं डालूंगा 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 2, सो 15 माइनस 10, तुम्हारे पास 5 आ रहा है। करके देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल कर लिया आज की क्लास में। ओके, अब ग्राफ के ऊपर देखते हैं। देखो क्या ये मेरा y इक्वल्स 5 का ग्राफ है? ये मेरा y इक्वल्स 5 का ग्राफ है ना, राइट। इसमें मेरा a क्या है? a मेरा 2 है, राइट। b मेरा 3 हो गया। अब मुझे ये जो चीज है इंटीग्रेशन 2 to 3 एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज देनी क्या चाहिए मुझे? बेसिकली ये एरिया देना चाहिए। ओके, कैलकुलेट करके देखते हैं। ये हाइट कितनी है मेरी? ये हाइट 5 है ना।
और ये चीज कितनी हो गई, ये 3 - 2 1 हो गई क्या। तो इस चीज का एरिया कितना होगा, ये रेक्टेंगल बन गया अपने पास 5 क्रॉस 1 का, तो मेरा इसका एरिया कितना आया, एरिया वाया 5। क्या देखो मैच कर रहा है क्या इस रिजल्ट के साथ, इस रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है ना। ओके चलो एक स्ट्रेट लाइन के लिए भी निकाल के देखते हैं अपन, एक स्ट्रेट लाइन के लिए भी निकाल के देखते हैं। बस याद रखना जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है वो हमें देता है एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, जो एक्स एक्सिस के साथ वो एरिया बना रहा है। ओके ठीक है, चलो मान लो कि हमें कोई ऐसी लाइन दी है ना, हमें लाइन दी है y = x+2 और हमें पूछा गया कि इंटीग्रेशन, ये मेरा f(x) है ना, इंटीग्रेशन करो हमें 2 से लेकर 5 तक, है ना, 2 से लेकर 5 तक f(x) dx। ठीक, अब क्या करता हूं मैं, पहले इसको ग्राफिकल मेथड से करता हूं, फिर मैं न्यूमेरिकल मेथड से करता हूं। दोनों तरफ से आंसर सेम आना चाहिए, राइट। ओके, y = x+2 प्लॉट कैसे होगा, y = x+2, देखो x = 0 डालूंगा तो y की वैल्यू 2 आएगी, तो ये देखो 2, राइट। ओके, जब y को 0 डालूंगा तो x आएगा -2। 2 पॉइंट्स मिल गए, तो क्या मैं लाइन ड्रॉ कर सकता हूं क्या, कुछ लाइन ऐसी जाएगी क्या, ऐसी ऐसी कुछ लाइन जाएगी, है ना। हमें बोला गया है 2 से लेकर 5, x = 2 से x = 5 तक इसका एरिया निकालो। तो हम क्या इसका एरिया निकाल सकते हैं क्या, देखो सबसे पहले निकालो कि ये 2 पे x जब 2 आएगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी, x 2 आएगा तो y की वैल्यू आएगी 4, राइट। तो x 5 जाएगा तो y की वैल्यू आएगी 7, तो ये वैल्यू है ये है 7। ओके, तो देखो ये पूरी लेंथ है मेरे पास 7, ये पूरी लेंथ है मेरे पास 4। अब एरिया निकालो, ये पूरा एरिया निकालो, ये पूरा एरिया। अच्छा, ये पूरा एरिया निकालने के लिए मैं इसको तोड़ दूं क्या, देखो ये मेरा स्क्वायर है, स्क्वायर है क्या, नहीं रेक्टेंगल है, राइट। ये मेरी लेंथ है 3, राइट। तो क्या इसका एरिया प्लस इसका एरिया मुझे पूरा एरिया दे देगा क्या, तो मैं इसको बोलता हूं A1, इसको बोलता हूं मैं A2। तो A1 कितना आएगा, A1 इज माई बेसिकली रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कौन सा, देखो ये वाला रेक्टेंगल है ना, राइट। ये वाला रेक्टेंगल कितना आ रहा है, ये टोटल लेंथ है 3, तो मैं क्या कह सकता हूं क्या, 3 क्रॉस ये वाली हाइट कितनी है, ये वाली 4, तो 3 क्रॉस 4 कितना आया 12। तो मेरा ये वाला है एरिया 10, लेकिन ये मेरा टोटल एरिया है क्या, नहीं, ये वाली ट्रायंगल का भी निकालना बाकी है, राइट। ट्रायंगल का बेस कितना है, ये 3 है क्या, 3, राइट, दिस इज 3। ओके, ये हाइट कितनी हो गई, देखो ये 4 है, ये टोटल 7 थी, तो 7 - 4 3 हो गया क्या, 3, राइट। तो 3 हाफ, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 हाफ 3 क्रॉस 3, तो ये कितना आएगा 9/2। तो मेरा नेट एरिया कितना आएगा, A1 + A2 आएगा मुझे 12 + 9/2। सो बेसिकली 12 + 9/2, इसको ऐड करो तो 24 + 9 33, राइट, 33/2। तो ग्राफिकल मेथड से मेरा आंसर आ रहा है 33/2। एरिया कैसे निकाला समझ में आ रहा है क्या, ये देखो ये थोड़ा सा शेडी ज्यादा हो गया है ना। मैंने बोला कि मुझे ये एरिया निकालना इन दो लाइन के बीच का, x = 2 से x = 5 के बीच का। तो मैंने बोला मैं इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल में डिवाइड करता हूं, राइट। अब रेक्टेंगल और ट्रायंगल का इंडिविजुअल एरिया निकालो, उनको ऐड करो और देखो 33/2 आता है कि नहीं आता है। अब हम न्यूमेरिकल मेथड से निकालने की कोशिश करते हैं। ओके, क्या इस चीज का हमें इंटीग्रेशन आता है क्या, इस चीज का इंटीग्रेशन आता है, राइट। इंटीग्रेशन x + 2 dx, लिमिट्स क्या दी हुई है 2 से 5 तक, 2 से 5 तक, ये कितना आएगा देखो x² + 2x, 2 से 5 तक करके देखो ये कितना आएगा, फटाक से करो चलो, ये रब कर रहा हूं मैं ना, कितना आएगा देखो, ये आएगा 5² 2, सो बेसिकली 25/2 प्लस 5 × 2 10 माइनस कितना आएगा 2 2² 4/2 प्लस 4। ओके, ये कितना आ रहा है देखो 10, ये 2 आ गया, 10 - 6 कितना होता है 25/2, 10 - 6 तो 4 आ गया, राइट, तो प्लस 4, तो 4 × 8 4 8 8, ओके 25 + 8/2, ये इतना आ गया ना, ये कितना आया 33/2। देखो दोनों आंसर्स मैच कर रहे हैं। एक बार इस क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करो,
हमें दिया गया था y इक्वल्स एक्स प्लस टू, ये लाइन दी गई थी और हमें बोला गया कि इस लाइन ने कितना एरिया स्वैप किया 2 से 5 तक, ये वाला 2 से 5 तक। तो एक बार मैंने इन दोनों का इंडिविजुअल एरिया निकाल के इनको कैलकुलेट कर लिया, फिर मैंने बोला नहीं, हमें पता है कि जो इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन कुछ लिमिट्स के बीच में हमें क्या देता है, हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। ओके, समझ में आ रहा है क्या किया? पहले मैंने ग्राफिकल मेथड से एरिया निकाला, फिर मैंने देखा मैं इंटीग्रेशन मेथड से अगर उसकी वैल्यू निकालता हूं तो मुझे दोनों वैल्यूज सेम मिल रही है। देखो 33/2, 33/2। ओके, इजी स्टफ है ना। और एक एग्जांपल दे दूं, और एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपन, है ना। ओके, एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, और एक एग्जांपल दे देता हूं, है ना। चलो, हमें दिया हुआ है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स y इक्वल्स 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, और हमें बोला गया कि x इक्वल्स 1 से लेकर x इक्वल्स 2 तक इसने कितना एरिया स्वैप किया। तो सबसे पहले मैं स्ट्रेट लाइन बना दूं क्या, ये मेरा y है, ये मेरा x है। ओके, चलो स्ट्रेट लाइन बना लो। y इक्वल्स, देखो x को 0 डाला तो y 3 आया, राइट। ओके, और जब मैंने y को 0 डाला तो x कितना आया, -3/2, तो -3/2। तो लाइन कुछ ऐसी बनेगी। ये लाइन क्या चीज बता रही है मुझे, ये बता रही है y इक्वल्स 2x प्लस 3। हमें कौन से दो पॉइंट के बीच में एरिया पूछा है, x इक्वल्स 1 और x इक्वल्स 2। तो x इक्वल्स 1 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है और x इक्वल्स 2 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है। x को 1 डाला, y आया 5, तो ये आ गया मेरा 5, राइट, दिस इज 5। ओके, x को 2 डालो, x को 2 डालो तो मेरा y कितना आया, 7, तो ये कितना आया, 7। ओके, अब ये एरिया कितना होगा, सिमिलरली करूँगा मैं। देखो मैं इसको बोलता हूँ A1, इसको बोलता हूँ A2। अब जो मेरा एरिया अंडर द कर्व होगा वो होगा A1 प्लस A2, एरिया, टोटल एरिया, राइट। एरिया कितना, A1 प्लस A2। ओके, A1 कितना होगा, देखो ये लेंथ कितनी है, ये 1 है, राइट। और ये लेंथ कितनी है, ये 5 है ना। देखो ये पैरेलल साइड से तो 5 हो जाएगी, तो 5 क्रॉस 1 का एक रेक्टेंगल है, तो A1 को मैं 5 × 1 लिख दूं क्या, प्लस A2, ये बेस है 1, ये टोटल 5, ये थी 7, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 7 - 5, 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो हाफ इंटू 1 इंटू 2, तो एरिया कितना आ रहा है मेरा, 6, राइट। तो मेरा x इक्वल्स 1 से लेकर x इक्वल्स 2 के बीच में मेरे इस लाइन ने कितना एरिया स्वैप किया, 6 यूनिट्स। ओके, अब इंटीग्रेशन से करके देखते हैं। इंटीग्रेशन से कैसे आएगा, मैंने बोला f ऑफ x dx 1 से लेकर 2 में, राइट। f ऑफ x का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऐसा आएगा क्या, x² प्लस 3x। इसका करके देखो 1 से 2 में कितनी वैल्यू आती है, 2 डालूंगा 4 + 6 माइनस 1 डालूंगा 1 + 3, क्या 6 आ रहा है क्या। तो देखो कंफर्म तो हो रहा है कि अगर मैं कोई चीज का एरिया अंडर कर्व निकालूं तो मुझे इंटीग्रेशन उस चीज का एरिया अंडर द कर्व दे सकता है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं इंटीग्रेशन की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये चीज समझ में आ गई होगी ना कि अगर मैं डेफिनाइट इंटीग्रेशन करता हूं कोई चीज का तो वो मुझे एरिया अंडर द कर्व देता है। ओके, अच्छा देखो, अगर कोई कर्व, अब तक हमने क्या देखा, वो एक्स एक्सिस के पूरा ऊपर ही जा रहा था, है ना। अगर कोई कर्व ऐसे जाता है तो, और मुझे बोला गया कि इन दो पॉइंट्स के बीच का एरिया बताओ, इन दो पॉइंट्स के बीच का, ए से लेकर बीच। यहां पे डिफरेंस क्या है कि देखो, पहला जो हमारा कर्व मैंने लिया था सबसे पहले तुम्हें बताने के लिए एरिया अंडर कर्व, वो पूरा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, राइट। यहां पे कुछ कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, कुछ कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, तो इसका एरिया अंडर कितना, कर्व कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस ये पोर्शन प्लस ये वाला पोर्शन। तो एक साइन कन्वेंशन होता है, उसका रीजन भी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे जो मेरी, अगर मैं ये x डालता हूं इस फंक्शन में, मान लो ये कोई y = fx का ग्राफ है,
अगर इस फंक्शन में कोई मैं x डालता हूं तो मुझे जो वैल्यू मिल रही है क्या वो निगेटिव मिल रही है क्या? यहाँ पे देखो समथिंग निगेटिव आएगा ना, निगेटिव, क्योंकि वाई एक्सिस निगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो यहां से लेकर यहां तक सब निगेटिव वैल्यूज है और ये वाला पॉजिटिव है। तो क्या मैं कह सकता हूं क्या, जब मैं यहां पे एफ एक्स इंटू डी एक्स करूंगा, मेरा डी एक्स कैसे, ऐसे एफ एक्स इंटू डी एक्स करूंगा, ये वैल्यू निगेटिव होगी। क्यों? मेरा dx तो पॉजिटिव है ना, मैं dx इस साइड में जा रहा हूँ, राइट, इस साइड में जा रहा हूँ, तो ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू करूंगा तो मेरा dx पॉजिटिव आ रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो fx है, fx वो इस पोर्शन में fx dx निगेटिव वैल्यू ले रहा है। ओके, तो कन्वेंशन याद रखना, अगर मैं इस चीज को a1 बोलता हूँ, मैग्नीट्यूड है ना, इस चीज को a2 बोलता हूँ और इस चीज को a3 बोलता हूँ, राइट, तो इसका जब हम एरिया कैलकुलेशन करेंगे तो हम बोलेंगे एक्स एक्सिस के ऊपर, राइट, अबव एक्स एक्सिस positive area and below x axis negative area। ठीक है, तो इसका अगर मुझे एरिया कैलकुलेशन करना है, नेट एरिया, तो मैं कैसे करूंगा, मैं बोलूंगा a1 माइनस a2 प्लस e3। माइनस a2 क्यों आया? क्योंकि जो मेरा a2 है वो x एक्सिस के नीचे लाई करता है। तो ये कन्वेंशन, और ये निगेटिव क्यों होता है, मैंने बता रहा हूं कि इस पोर्शन में मेरा fx निगेटिव आ रहा है, इस पोर्शन में मेरा fx निगेटिव आ रहा है, तो मेरा जो fx dx है वो वाला पार्ट भी निगेटिव आएगा। और हमने देखा था जो fx dx होता है उसी से तो इंटीग्रेशन बनता है, राइट, उसी से तो इंटीग्रेशन बनता है। तो मैं बता रहा हूं कि जो भी एरिया अबव एक्स एक्सिस होगा मैं उसको पॉजिटिव कैलकुलेट करूंगा, जो भी एरिया बिलो एक्स एक्सिस होगा मैं उसको निगेटिव एरिया ऐसा बोलूंगा। ओके, तो ये चीजें इंटीग्रेशन में ऑटोमेटिकली काउंट हो जाती है। जब तुम इंटीग्रेशन करते हो ना तो तुम बिंदास करना, ये वाली चीज करोगे ना इस फंक्शन के लिए, तो अल्टीमेटली तुम्हें ये चीज यही देगी। जब तुम लिमिट्स डालोगे, सब करोगे, तो इंटीग्रेशन उस चीज को काउंट करके चलता है। इंटीग्रेशन में तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब तुम्हें एरिया अंडर द कर्व पूछा जाए तब ध्यान देना पड़ेगा, है ना, कि जो एरिया ऊपर लाई कर रहा है एक्सिस के मैं उसको पॉजिटिव एरिया बोलूंगा, जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे लाई कर रहा है मैं उसको निगेटिव बोलूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे थोड़ी सी फील आएगी। चलो स्ट्रेट लाइन वाला ही देख लेते हैं, है ना। बस याद रखना कि जो इंटीग्रेशन होता है वो तुम्हें एरिया अंडर द कर्व देता है, और पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया के कंसेप्ट्स इंटीग्रेशन में ध्यान रखना। एक्स एक्सिस के ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव, एक्स एक्सिस के नीचे वाला एरिया निगेटिव। एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। ओके, अच्छा, मैंने बोला तुम्हें, मैं देता हूँ y इक्वल्स एक्स माइनस 2, है ना, ऐसा कोई फंक्शन देता हूँ, और मैंने तुम्हें पूछा कि x इक्वल 0 से लेकर x इक्वल 4 तक मुझे इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के बताओ। x इक्वल्स 0 से 4 तक x माइनस 2 dx। एक बार न्यूमेरिकली कैलकुलेट करके देखो तुम, मैं ग्राफिकली भी बताऊंगा, न्यूमेरिकली भी बताऊंगा, और हम देखेंगे कि रिजल्ट सेम आते कि नहीं आते। क्या इंटीग्रेशन पॉजिटिव और नेगेटिव एरिया को काउंट करता है या नहीं करता है, वो हम देखेंगे, है ना। ओके, तो y इक्वल्स एक्स माइनस 2 कैसे देखो, x इक्वल 0 तब मेरा y माइनस 2, जब y 0 तब मेरा x 2, राइट। तो कुछ ये ऐसा जाएगा क्या, ये लाइन ये ऐसे ही जा रही है, राइट। तो हमें लिमिट्स क्या क्या दी हुई है, x 0 दिया है और x 4 दिया है। देखो 0 तो यहाँ पे और 4 तो यहाँ पे, तो x इक्वल्स 4 पे कितनी वैल्यू आ रही है मेरी, x इक्वल्स 4 पे कितनी वैल्यू आ रही है देखो। ओके, x इक्वल्स 5 कर दो इसको, x इक्वल्स 5 कर दो, है ना, नहीं तो 0 वैल्यू आ जाएगी। ओके, x इक्वल्स 5 पे वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, x इक्वल्स 5 डालता तो मेरी 3 आ रही है यहाँ पे 3, और ओके सही है। देखो हमारे पास x इक्वल 0 पे तो वैल्यू है, x इक्वल 0 पे माइनस 2, तो मुझे इंटीग्रेशन करना। तो मैंने क्या बोला, हम x एक्सिस के साथ कितना एरिया बना रहे हैं, तो एक एरिया ये है और दूसरा एरिया ये है, राइट। तो मैंने क्या बोला, अगर मैं इस चीज का एरिया निकालूंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसको a1 बोलता हूं और इसको a2 बोलता हूं तो मैं करूंगा a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 क्यों करूंगा, a1 इज माई नेगेटिव एरिया, a2 इज माई पॉजिटिव एरिया। ओके चलो करते हैं, a2 कितना आएगा, a2 बताओ। देखो ये 2 है, 2 ये 5 है, तो ये कितना आएगा 3, ये टोटल 3, ये 3, तो क्या मेरी a2 की वैल्यू आ रही है क्या, a2 कितना आ रहा है 3, 3 तो हाफ इंटू 3 स्क्वायर 9, सो बेसिकली 9/2 आ रहा है, राइट।
A2 या ट्रायंगल का एरिया निकाल रहा हूँ यार। ओके, A1 का एरिया निकालता हूँ, ये 2 है, ये 2 है, लेंथ 2 है ना, तो ये कितना आएगा A1, ये आएगा क्या हाफ इंटू 4, सो 2 यूनिट्स, राइट। तो मेरा नेट एरिया कितना आएगा इंटीग्रेशन के टर्म्स में, A2 माइनस A1 मेरा एरिया आएगा। एरिया अंडर द कर्व बोलते हैं हम इसको, है ना, एरिया अंडर द कर्व। ओके, वो कितना है A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करके देखो, सो 9/2 माइनस 4/2, तो कितना आया 5/2 आया क्या। तो देखो मेरा 5/2 आया। अब मैंने क्या बोला, इंटीग्रेशन इस चीज को काउंट करता है। अगर मैं इंटीग्रेशन की भी वैल्यू निकालूंगा तो मेरी वैल्यू 5/2 आनी चाहिए, है ना। चलो इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के देखते हैं। ये 5 तक निकालना है, है ना, 5 तक निकालना है तो कितना आएगा, देखो x इक्वल्स 0 से 5 तक, ये कितना आ रहा है x माइनस 2 dx, तो कितना आया x dx x² 2 माइनस 2x 0 से 5 तक, राइट। तो कितना आएगा देखो 25/2 माइनस 10, तो कितना आएगा, ये 5/2 आएगा क्या, देखो करके देखो 5/2 आएगा। x को 0 डालूंगा तो 0 आएगा ना, तो इंटीग्रेशन से भी मेरी उतनी ही वैल्यू आ रही। मतलब मेरा पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया का कंसेप्ट इंटीग्रेशन में वैलिड होता है, राइट। तो इंटीग्रेशन में हमें जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तब हमें सेपरेटली सोचने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव एरिया आ रहा है या निगेटिव एरिया आ रहा है। बट जब तुम ग्राफ पे आओगे, जब तुम्हें हमें कोई पूछेगा कि एरिया अंडर कर्व कितना है, तब हमें पॉजिटिव और निगेटिव एरिया का ध्यान देना पड़ेगा। ओके, इजी स्टफ, बस पॉजिटिव एरिया और निगेटिव एरिया को ध्यान रखना है ना। एक एग्जांपल करा दूंगा, फिजिक्स का ही एग्जांपल है। क्या हमें पता है क्या, जो मेरा वर्क डन होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो मैं अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व निकालता हूं, अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का कर्व निकालता हूं, तो जो मेरा एरिया अंडर कर्व होगा वो क्या देगा, वर्क ही तो देगा, सही है। तो मैं बोलता हूं कि जो मेरा वर्क होता है ना, वर्क होता है इंटीग्रेशन FDS, ठीक। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कर्व दे दिया, मैंने बोला कि देखो शुरू में मेरा कर्व ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे जा रहा है और फिर ऐसे आ रहा है, ठीक। और ये 2 तक हुआ, फिर ये 4 तक हुआ, और चलो ऐसे भी जा रहा है फिर, है ना, फिर ऐसे भी जा रहा है, ये 6 तक हुआ और ये 8 तक हुआ। ये वैल्यू दे चुके हैं, ये वैल्यू है 2, ये वैल्यू है -4, राइट। ऐसा कुछ तो कर्व आ रहा है, कुछ भी मान लो, ऐसा कुछ कर्व आ रहा है। यहां पे मेरा ये फोर्स है और ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। मैंने तुम्हें पूछा कि मुझे वैल्यू ऑफ वर्क डन बताओ, वर्क डन बताओ x इक्वल्स 0 से लेकर x इक्वल्स 8 तक। तो क्या मैं ये चीज कह सकता हूं क्या, देखो अभी मुझे फंक्शन तो नहीं दिया है तो इंटीग्रेशन से मैं वैल्यू निकाल सकता, बट इसका ही क्या मैं इक्विवेलेंट कह सकता हूं क्या, अगर मैं ये वाला एरिया निकाल लूं पूरा, अगर मैं ये वाला एरिया अंडर द कर्व निकाल लूं, तो मेरा यही एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी और मैं बोलूंगा मेरा वर्क डन उतरा आ जाएगा, राइट। क्यों, तो हमें पता है, देखो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हमें देता है वर्क डन। तो अगर मैं एरिया अंडर द कर्व निकालूं फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व का, तो मुझे उतना ही वर्क डन मिलना चाहिए। अगर ये चीज अभी समझ में नहीं आती है तो बस एरिया अंडर द कर्व वाले पोर्शन पे फोकस करो। जब हम वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे तब इस चीज को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, वहां पे कर्व बना के बताऊंगा कि देखो एरिया अंडर द कर्व कैसे आता है, राइट। तो इसका एरिया निकाल सकते क्या, इसका एरिया निकाल के बताओ जल्दी से। देखो इस पोर्शन का एरिया आएगा 2, इस पोर्शन का एरिया आएगा 2। तुम खुद से करो यार, देखो अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल करा लिए। इस ट्रायंगल का एरिया तुम निकाल सकते हो, ये आएगा 1/2 × 2 × 2, इसका भी सेम आएगा 1/2 × 2 × 2, तो 2 आ गया। देखो ये लेंथ 2 है, ये लेंथ 2 है, तो ये एरिया आ गया 4। तो ऊपर वाला जो पॉजिटिव एरिया आ रहा है, पॉजिटिव एरिया कितना आया मेरा 2 + 4 + 2 दैट्स 8। अब निगेटिव एरिया कितना आ रहा है, देखो ये 4 है, राइट, ये 4 है, ये बेस 2 है, तो मेरा निगेटिव एरिया आ रहा है 4। तो मेरा नेट एरिया कितना आया, नेट एरिया अंडर कर्व कितना आया 8 - 4, तो 4। तो मैं बोलूंगा मेरा 4 जूल का वर्क डन हुआ, मेरा 4 जूल का वर्क डन हुआ जब मैंने इसका एरिया अंडर द कर्व निकाला। तो ये चीज और ये चीज सेम ही है,
तो जब हमें ग्राफ दिया जाएगा हम बोलेंगे एरिया अंडर कर्व निकालेंगे, जब हमें फंक्शन दिया जाएगा हम बोलेंगे हम उसको इंटीग्रेट कर लेंगे। ओके, इजी स्टफ, राइट? इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में बहुत यूज आएगा। तो इस लेक्चर को 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आता तब तक देखो। ओके, सही है? चलो, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक काइनेमेटिक्स चालू कर रहे हैं। हमने बहुत सारे बेसिक मैथमेटिकल टूल्स देखे, राइट? हमने अब तक क्या क्या देख लिया, एक बार समराइज करा दूं क्या? हमने अब तक क्या क्या देख लिया? हमने देख लिया कि डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है, इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है, राइट? और क्या क्या देख लिया हमने? ट्रिग्नोमेट्री देख लिया। तो मैं ये चीज़ें एक्सपेक्ट करूंगा यार, है ना, कि अभी खत्म हो गया अपना, है ना, इंटीग्रेशन भी खत्म हो गया, डीपीपीस करेंगे कुछ तो समझ में आ जाएगा। अरे वो मिट नहीं रहा है ना। ओके, हमने अब तक क्या क्या देख लिया? देखो, सबसे पहले क्या हमने ट्रिग्नोमेट्री देख ली, है ना, फिर हमने लॉगरिथम देख लिया, फिर हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स देख लिए, जो फिजिक्स में एप्लीकेशन होने वाले हैं ना, स्केलर्स एंड वेक्टर्स देख लिए, फिर हमने डिफरेंशिएशन देख लिया, और हमने इंटीग्रेशन देख लिया। देखो, ये चीजें हैं, ये चीजें जो एज अ टूल यूज होंगी जब हम फिजिक्स के साथ डील करेंगे। अगर तुम्हें ये चीजें अच्छे से नहीं आती है, ये सब चीजें अगर अच्छे से नहीं आती है तो फिजिक्स डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। ये क्या है? मैथमेटिकल टूल्स, राइट? इस पे क्वेश्चन नहीं आएंगे डायरेक्ट, इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएंगे तुम्हें फिजिक्स के ऊपर, लेकिन पास्ट 1 मंथ हम इस पे स्पेंड कर रहे हैं, होपिंग दैट कि अगर ये टूल्स अगर हमें अच्छे से आते हैं तो हमारा फिजिक्स काफी आसान हो जाएगा। मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो लोग बोलते हैं ना कि फिजिक्स डिफिकल्ट है, फिजिक्स डिफिकल्ट है, अरे कुछ डिफिकल्ट नहीं है भाई फिजिक्स में, बता रहा हूँ। ये जो मैथ्स होता है ना, वो लोग अच्छे से नहीं पढ़ते या पढ़ाते नहीं है ना। तो लोग अच्छे से मैथ्स नहीं पढ़ते हैं, इसलिए फिजिक्स ज्यादा डिफिकल्ट लगने लगता है। तो फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें बोला जाएगा कि वर्क डन निकालना है, वर्क डन निकालो मेरा ए से बी के बीच में, तुम्हें फॉर्मूला पता है, ये एफ डॉट डी एस होता है क्या? अभी हमें इंटीग्रेशन करने नहीं आता, तो क्या हमें वर्क डन कैलकुलेट करना नहीं आएगा क्या? आएगा ना। तो लोग ये फॉर्मूले में डिफिकल्टी नहीं फील करते, लोगों को ये इंटीग्रेशन करना नहीं आता है। इंटीग्रेशन करना नहीं आता तो बोलते अरे भाई फिजिक्स तो डिफिकल्ट है। फिजिक्स इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, है ना। मैं बोल रहा हूँ फिजिक्स को तुम फील के साथ करो और इन मैथमेटिकल टूल्स को अपने साथ रखो, ठीक है। जिसकी भी जरूरत होगी हम बैग से निकालेंगे, बोलेंगे भैया देखो हम ये वाला टूल यूज करना चाहते हैं और इससे मेरा फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो एक्चुअल फील है वो तो साइंस में दे दूंगा तुम्हें, लेकिन ये मैथमेटिकल टूल्स है, देखो मैंने तो दे दिए, अब तुम इनको कितना इफेक्टिवली यूज करते हो, कितना ऑप्टिमली यूज करते हो, दैट्स अप टू यू। ओके, सही है। वैसे मैं हेल्प करता रहूंगा, देखो जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां वहां पे मैं खड़ा हूं, बट इन चीजों को अप्लाई कैसे करना, राइट, काफी डिटेल में लिया। 1 महीने से हम ये चीजें पढ़ रहे हैं, राइट, नियरली 1 मंथ हम यही चीजें पढ़ रहे हैं बस। तो अब तक हमने एक्चुअल फिजिक्स चालू नहीं किया, नेक्स्ट लेक्चर से हम चालू करेंगे काइनेमेटिक्स, राइट। बट ये टूल्स अगर तुम्हें अच्छे से नहीं आती हो तो लेक्चर्स फिर से देखो, फिर से करो, डीपीपी करो, क्वेश्चन बैंक करो, लेकिन इन सब चीज़ों को कंफर्ट करके ले लो। अगर ये चीज़ें उड़ गई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये चीज़ें उड़ गई तो फिजिक्स तो नहीं आएगी तुम्हें, है ना। देखो स्केलर्स एंड वेक्टर्स नहीं आएगा तो पूरा मैकेनिक्स चला जाएगा। ओके, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं आएंगे तो फॉर्मूले के डेरिवेशंस कैसे हो रहे हैं, जो वेरिएबल मास वेरिएबल डेंसिटी वाले क्वेश्चन है उनमें दिक्कत जाएगी। तो तुम्हें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, लॉगरिथम और ट्रिग्नोमेट्री, ठीक, ये पोर्शंस बहुत अच्छे से आने चाहिए, तभी आगे बढ़ना, तभी तुम्हें फिजिक्स अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सही है। चलो, ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्चुअल फिजिक्स चालू करेंगे, है ना। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या होता है ना, तो उसके ऊपर अपन बात करना चालू करेंगे। अभी एक्चुअल फिजिक्स में हम एंटर कर रहे हैं, बट एंटर करने से पहले मेक श्योर कि तुमने अपने मैथमेटिकल टूल्स के बैग में, अपने मैथमेटिकल टूल्स के बैग में इन सब चीजों को डाल दिया है। तो जब भी जरूरत पड़ेगी हम उनको निकालेंगे, यूज करेंगे, वापस रख देंगे। ओके, सही है। चलो, ऑल द बेस्ट।